नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाला हूं जो राजनेता तो हैं लेकिन उन्हें सच कहने की लाइलाज बीमारी है। और यही कारण है कि वे लगातार अखबारों में भी अपना कॉलम लिखते रहे हैं और अब तो उनकी एक किताब आ रही है। और किताब का नाम सुन के भी आप चौंक जाएंगे। किताब का नाम है सांची कहो, यानी सच बोलो, सांची कहो सदियों की आधी सदी। इस किताब का विमोचन 25 तारीख को होना है, 25 अक्टूबर को ग्वालियर में होना है। और मैं आपको मिलवाने वाला हूं ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी रहे हैं, राज चड्ढा साहब। राज चड्ढा साहब के बारे में मैं इतना बता दूं कि जब मैं बहुत छोटा था और मैं पत्रकारिता में आना चाहता था तो राज चड्ढा जी का कॉलम जो दैनिक स्वदेश में छपता था वो मैं ज़रूर पढ़ता था। मैं ये कह सकता हूं गर्व के साथ कि राज चड्ढा जी को पढ़ पढ़ के हम पत्रकार हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस शख्सियत से आपको मिलवाने वाला हूं। राज चड्ढा जी ने पिछले 2-3 महीने में लगकर, आप सोचिए 80 प्लस की उम्र में, जो 2-3 महीने में लगकर उन्होंने 50 साल के संस्मरणों को लिखा है। 55 अध्यायों में लिखा है। और अब ये किताब 25 तारीख को लोगों के हाथों में आने वाली है। मैं सीधे आपको राज चड्ढा जी से जोड़ता हूँ। उनकी बेबाकी, उनकी स्पष्टवादिता और सच कहने की जो लाइलाज बीमारी है उसको आप समझेंगे। मैं सीधे जोड़ता हूँ और समझता हूँ कि इस किताब में उन्होंने क्या क्या लिखा है और उन्हें क्या पसंद है कि अचानक ये किताब लाने की उनके मन में आई है। राज जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार जी, धन्यवाद। राज जी, आपकी ये जो नई किताब आ रही है, 25 तारीख को इसका उद्घाटन है। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बतवाना चाहता हूँ आपके श्रीमुख से कि आपने इस किताब में ऐसा क्या लिखा है कि लोग बड़ी बेसब्री से किताब का इंतजार कर रहे हैं। ये सब मेरे सारे जीवन के संस्मरण हैं। इसमें मेरी सोच समझ और जो कुछ मैंने देखा उसका निचोड़ है इस पुस्तक में। और मज़ेदार बात यह है इस पुस्तक को लिखने का कारण भी वो ये है कि एक दिन मैंने देखा कि मेरी पार्टी का एक कार्यकर्ता जी विपक्षी दल से सोशल मीडिया पर बहस कर रहा था। जी और बहस करते करते इसकी जो भाषा है हमारे कार्यकर्ता की, वो थोड़ी सी अमर्यादित हो गई। जी तो मैंने फौरन वहां टिप्पणी की। मैंने, देखो भाई, बात आपकी कितनी भी सही हो, भाषा भी सही होना चाहिए। अगर भाषा गलत है तो आपकी बात प्रभाव छोड़ देती है, तो कृपया इसको ठीक रखें भविष्य में। जी तो उस नौजवान ने जो मुझे जवाब दिया, उस जवाब ने मुझे ये किताब लिखने को प्रेरित किया। क्या बात है। उसने कहा, चड्ढा साहब रहने दीजिए, अब आप आउटडेटेड हो गए हैं, आज की राजनीति आपकी बस की नहीं है, आप पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं, इसलिए आप हमको उपदेश मत दीजिए। अब बहुत कुछ पाठ्यक्रम ही बदल गया है राजनीति का, इसलिए अच्छा ये हो कि आप अपने जमाने की बातें अपनी आत्मकथा में लिखें और उसको आपकी उम्र के लोग पढ़ें। हमें आपके उपदेशों की आवश्यकता नहीं। तो मजा आ गया उसकी ये बात सुन के। मैंने कहा, आत्मकथा लिखूं मैं इतना बड़ा आदमी तो हूं नहीं कि अपनी आत्मकथा लिखूं। आत्मकथा लिखते हैं वो जिन्होंने जीवन में कुछ बहुत बड़ा काम करके दिखाया हो, बड़े वैज्ञानिक रहे हों, बड़े भारी उद्योगपति रहे हों, बड़े विचारक रहे हों, दार्शनिक रहे हों, या उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बड़ी भारी भूमिका निभाई हो। वे सब लिखे तो ठीक है, या फिर वो लिखे जो राजनीति में रहकर अचानक ही रंग से राजा हो गए, वो लिखे हमने कैसे कमाया। मैं तो भाई 60 साल पहले जैसा था आज भी वैसा हूँ, तो मैं क्या आत्मकथा लिखूं। फिर विचार आया मन में, यार आत्मकथा नहीं पर अपने संस्मरण तो लिख ही सकता हूँ। आखिर जो मैंने देखा है पीढ़ीगत परिवर्तन, वो इस नई पीढ़ी को मालूम तो हो। तो ये विचार आया और मैंने प्रतिदिन एक लेख लिखना प्रारंभ किया। और 52 लेख हैं इस पूरी पुस्तक में, जिसे पुस्तकाकार हमने छपवाया सुधियों की आधी सदी नाम से। तो बस उसमें यही 52 अंकों में ये पूरी कथा है मेरे जीवन की और संस्मरण। अच्छा राज जी, मैं पुस्तक के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन ये जो कार्यकर्ता की मन स्थिति है, कार्यकर्ता ने जो आपको जवाब दिया उस बारे में आपका क्या कहना है कि ये सच है, यही सच है आज का? निस्संदेह। देखिए, ये पीढ़ीगत परिवर्तन है।
अब 2 पीढ़ियों का अंतर हो गया उसमें और मेरे में। तो वो जो आज देख रहा है, समझ रहा है, उसके लिए वही सच है। मगर हमने जैसा देखा, जैसा समझा, जिसके लिए किया, हमारी नजर में वो सच था। तो मैंने कहा ये पीढ़ी कम से कम समझ ले और तुलना कर ले। मैं जानता हूं कि कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है उससे, उसकी सोच में और उसकी उम्र के दूसरे सोच में, और आज के जो हमारे नेता और कार्यकर्ता हैं उनकी सोच में मेरे संस्मरणों से कोई अंतर आने वाला नहीं है। पर यार हमारी पीढ़ी ने क्या देखा, क्या किया और किनको देखकर किया, वो आपको मालूम हो। हमारा रास्ता एक बार आप देख लो, फिर निर्णय आपका है। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि आप निर्णय बदले या ना बदले, लेकिन यार हमारी सोच क्या थी उसको एक बार आप समझ ले। ये बात मन में रखकर ये पुस्तक मैंने लिखी। चड्ढा जी, मैं आगे बढ़ूंगा और पुस्तक के कंटेंट पे भी बात करूंगा, लेकिन मैं ये अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहता हूं कि इस पुस्तक का विमोचन कब होगा, कहां होगा, इस मतलब समय, स्थान, तारीख, वो भी यदि आप अपने मुख से बताएंगे तो उचित होगा। जी अवश्य जी। ये 25 अक्टूबर को शनिवार के दिन शाम को 5:30 बजे इसका लोकार्पण होगा। यहाँ जीवाजी विश्वविद्यालय के पीछे IITTM जो है पर्यटन का विश्वविद्यालय, उसमें ये कार्यक्रम रखा गया है। उसके हाल में जीवाजी विश्वविद्यालय के बिल्कुल पीछे IITTM में शाम को 5:30 बजे, और इसमें तमाम विभूतियां साहित्य की और पत्रकारिता की वे मंचासीन होंगी, कोई राजनीतिक नेता नहीं। चड्ढा जी, इस किताब का प्रकाशन किसने किया है और आम आदमी को ये किताब कैसे सुलभ होगी, कितने की होगी? जी, इसके प्रकाशक मेधा प्रकाशन दिल्ली हैं, और मेरी पहली दोनों पुस्तकें भी इन्होंने ही प्रकाशित की हैं। बहुत अच्छे प्रकाशक हैं और बड़ी साफ सुथरी उनकी पूरी प्रिंटिंग रहती है। वही है मेरे प्रकाशक, मेधा प्रकाशन दिल्ली, और उन्होंने इस पुस्तक का मूल्य 250 रुपये रखा है। लेकिन लोकार्पण वाले दिन ये प्रतियां अधिक से अधिक हाथों में जाएं, इसमें हमें कोई कमाई की लालच नहीं है। ये मात्र 100 रुपये में ये पुस्तक लोकार्पण के दिन हम अपने पाठकों को देंगे, और जो वहां पर पधारेंगे उनको देंगे, मात्र 100 रुपये में। चड्ढा जी, ये कितने पृष्ठ की है बस ये, और उसके बाद में मैं कंटेंट पे आऊँगा? ये लगभग 180-90 प्रश्न की पुस्तक है जी। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपके ये जो संस्मरण है कुछ फेसबुक पे पढ़ लिए हैं, टिप लिए हैं आप कह सकते हैं। तो आपने इसमें बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो आज के युग में संभव ही नहीं है। जैसे आपको विधायक की टिकट मिल गई, आप लौटा आए जाके, आप पार्षद बने, लेकिन आपने कई बार अपने विरोधियों को भी ऐसा मतलब ट्रीट किया है जो बिल्कुल परिवार की तरह है। बहुत सारी चीज़ें मैं लगातार आपकी पढ़ता रहा हूँ। उस समय के जो राजनेता आपके साथ काम कर रहे थे, राजमाता जी कर रही थी, अटल जी कर रहे थे, गंगाराम जी बांदेल हों, सेजवलकर जी हों, माधव शंकर इंदापुरकर जी हों, इन तमाम सारे लोगों के साथ में जो आपके संबंध रहे हैं, आपने बड़े विस्तार से और क्रमशः इस पर पूरा प्रकाश डाला है। निश्चित तौर पे तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आज के युग में ये संभव है कि आपको बुला के कहा जाए कि आप विधायक बनिए और आप अपने से योग्य व्यक्ति का नाम प्रपोज कर दें कि नहीं इन्हें बनाइए आप, या अब संभव है ये सब चीजें? अब बड़ा कठिन हो गया है जी आज के वातावरण को देखते हुए। ईमानदारी की बात तो यही है। इसका मतलब ये नहीं कि आज ईमानदार लोग नहीं है, आदर्शवादी लोग नहीं है, सिद्धांतों पर चलने वाले लोग नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन बात उस नौजवान की सही है कि पूरा पाठ्यक्रम ही बदल गया। अब हमको ज्यादा अपेक्षा भी नहीं करना चाहिए। वो अलग युग था, ये अलग युग है, और केवल राजनीति में नहीं है, सामाजिक क्षेत्र में भी बड़ा भारी परिवर्तन आया। अब तब का समय और आज के समय में, अब तब की फिल्में देख लीजिए, आज की फिल्में देख लीजिए, तब के गाने हम आज भी गुनगुनाते हैं, 60 साल पुराने गाने, और आज पिक्चर हॉल से देखकर बाहर निकलते हैं, भूल जाते हैं। तो वो बहुत फास्ट हो गया जमाना। हर निष्कर्ष, हर उपलब्धि तुरंत चाहिए, किसी भी मूल्य पर चाहिए। और वो जो समय था ना हमारा, जो हमारे प्रेरणा पुरुष थे, माननीय दीनदयाल जी, माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी, ये लोग आदर्श को ज्यादा महत्व देते थे बजाय उपलब्धि के। गलत रास्ता नहीं चाहिए, रास्ता सही होना चाहिए। ये गांधी जी का भी कहना था। बोले गलत रास्ते से आप कभी सही निष्कर्ष नहीं प्राप्त करोगे,
अंत में जाके वो खराब ही होता है। तो इन महापुरुषों ने भी हमको कहा कि अपने रास्ते पर चलो, वो यही रास्ता ठीक है। यह रास्ता लंबा हो सकता है लेकिन गलत रास्ता नहीं फिरना। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको इसमें देना चाहूंगा कि कश्मीर में श्रीनगर में तिरंगा फहराने के लिए यात्रा निकली थी। माननीय मुरली मनोहर जोशी जी जब हमारे अध्यक्ष थे, वो यात्रा के संचालक श्री नरेंद्र मोदी थे जो आज प्रधानमंत्री। उस यात्रा के लिए हमको ये आदेश हुआ कि राज ग्वालियर से 52 कारों का काफिला लेकर, 51 कारों का काफिला लेकर आपको पहुंचना है दतिया दिनारा, जो ग्वालियर से 120 किलोमीटर दूर है। तो आपको 51 कारों का काफिला लेकर इस यात्रा के स्वागत में वहां पहुंचना है, क्योंकि यात्रा ग्वालियर से होकर नहीं जा रही, वो दतिया दिनारा से गुजर रही है। तो मैं नया नया अध्यक्ष बना था, लगभग 15-20 दिन हुए होंगे। तो हम जब वहां यात्रा लेकर गए तो 152 कारें थी बजाय 51 के। ठीक, उसके बाद हम लोग सीधे श्रीनगर पहुंचे अपनी बसें करके। तो माननीय ठाकरे जी ने मुझसे पूछा कि राज कितनी बसें गई थी। मैंने कहा 2 बसें थी, कुछ जीपें थी और कुछ कार्यकर्ता जो है ट्रेन से गए थे। बोले आपने इसके लिए किसी अधिकारी से मदद भी ली थी? तो मैंने सब केवल एक अधिकारी से हमने 5,000 रुपये लिए थे और उसको बाकायदा रसीद दी थी। अरे बोले राज मैं रसीद की बात नहीं कर रहा हूं, मगर आपने एक अधिकारी से पैसे लिए। अब आप देख रहे हैं ना, आपकी सरकार आने में कोई ज्यादा समय नहीं है। अगर आप किसी भ्रष्ट अधिकारी से पार्टी के कार्यक्रम के लिए पैसा लेंगे तो कल क्या आप उसके भ्रष्टाचार को रोक पाएंगे? मैंने कहा, मैंने कानों को हाथ लगाया और मैंने ठाकरे जी मैं समझ गया आज के बाद ये भूल कभी नहीं होगी। फिर मैं 6 साल अध्यक्ष रहा पार्टी का निर्विरोध, लेकिन मैंने कभी किसी अधिकारी से 5 पैसे पार्टी के लिए नहीं मांगे। और आज मैं सुनता हूं कि सारा कार्यक्रम ही अधिकारियों की कृपा से हो जाता है। अब समय की बात। उन्हीं उन्हीं कुशाभाऊ ठाकरे की पार्टी का आज जो हाल है वो लगभग आपने लिखा है कि नहीं लिखा इस पुस्तक में? नहीं, हाल तो देखिए शानदार है। अधिकांश प्रांतों में हमारी सरकारें हैं, केंद्र में हमारे राज चल रहा है और सरकारें तीसरी तो हैं बार पर जो है, नैतिकता तो खत्म हो गई। नहीं नैतिकता क्या खत्म हो गई, समाज में मूल्यों का ही अंतर आ गया है। जो पहले हमारे लिए आदर्श था, आज की पीढ़ी जो है वो व्यवहार पर ध्यान देती है। वो कह रहे हैं कि हमको जल्दी से मंजिल पर पहुंचना है और मंजिल पर पहुंचने के लिए थोड़ा सा इधर उधर भी होना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लकीर के फकीर थे, ये ज्यादा प्रैक्टिकल है। चड्ढा जी, आप जब भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष थे तब भी आप नियमित रूप से कॉलम लिखते थे, स्वदेश में छपता था, सांची कहो तो क्यों डरो। इसके बाद भी कभी पार्टी ने आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब जब आपने सच बोलना शुरू किया तो भारतीय जनता मतलब मौजूदा भारतीय जनता पार्टी ने आज से शायद 5 साल पहले आपको पार्टी से निष्कासित किया था। ये बात दूसरी है कि आपके बगैर आवेदन दिए आपको वापस लिया गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले भी सच लिखता था और आज भी सच लिखता हूं और वो सच क्योंकि सच होता है इसलिए उसके विरुद्ध, मेरे विरुद्ध कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस बार भी जो हुई ना, वो तो ये समझिए कि जो लोग मुझे हटाना चाहते थे अपने रास्ते से, वे अपने षड्यंत्र में सफल हुए। जो मैंने लिखा उस पर मैं आज भी कायम हूं। जो मैंने लिखा उसका कोई खंडन नहीं कर सकता। मैंने तो केवल इतना लिखा था कि हमारे ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल में एक प्रसूता जो है वो दरवाजे पर खड़ी और अंदर एंट्री मांग रही थी डिलीवरी के लिए कि मेरे को अंदर ले लो, और उसको महिला को प्रवेश नहीं मिला। उसने खड़े खड़े वहां जुड़वा बच्चों को जन्म दिया जो सिर के बल गिरे और तत्काल मर गए। ये समाचार जब मैंने दूसरे दिन के अखबार में पढ़ा तो मैं हिल गया अंदर। तब ये भूल गया मैं कि मेरी पार्टी की सरकार है और मुझे उसकी आलोचना नहीं करना चाहिए। मैंने केवल इतना लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, ग्वालियर के अस्पतालों में भयंकर भ्रष्टाचार है, कृपया इसे रोकिए, और यदि आप इसे रोकने में असमर्थ हैं तो मेरे जैसा कार्यकर्ता जो पंडित दीनदयाल जी और कुशाभाऊ ठाकरे के आदर्शों पर चलकर पार्टी का काम करता है उसको पार्टी से निष्कासित कर दीजिए। मैं ये भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मैंने लिखा। और इतने पर ही जो यहाँ के बड़े नेता जो बहुत एक्टिव थे, जिन्हें लगता था कि मैं कहीं स्पीड ब्रेकर हूं उनकी यात्रा में, उन्होंने जो है तत्कालीन जिलाध्यक्ष से कहकर उसकी इच्छा के विरुद्ध
मेरे को नोटिस भिजवाया, और वो नोटिस भी केवल अखबारों में छपा, मुझे आज तक नहीं मिला। उस घटना को 8 साल हो गए हैं, लेकिन वो निलंबन का नोटिस नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसकी भी बड़ी मजेदार कथा है कि उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर चड्डा जी को जवाब देना होगा कि उन्होंने अनुशासनहीनता क्यों की। तो मुझे ग्वालियर की प्रेस ने घेर लिया और पूछा, साहब 7 दिन का समय है, आप क्या जवाब दोगे? मेरे साहब वो 7 दिन का समय मुझे पार्टी ने क्यों दिया है? ये तो 7 मिनट का काम था। वो मुझसे पूछे, मैं अभी जवाब देने को तैयार हूं, और जो मैंने कहा है मैं उस पर कायम हूं कि भ्रष्टाचार रोकिए या राज चड्ढा को जाने दीजिए। तो उन्होंने दूसरा विकल्प पसंद किया, मुझे पार्टी से बाहर किया। धन्यवाद उनका, मुझे स्वीकार है, मुझे कोई अफसोस नहीं। चड्ढा साहब, ये जो इस समय वर्तमान में पार्टी के हालात हैं, हम तो देख रहे हैं कि नेताओं के बच्चे भी 50-50 गाड़ियां लेकर चल रहे हैं। एक एक नेता अपने बेटे के लॉन्चिंग पर करोड़ों रुपए का बजट खर्च कर रहा है। कंपनियां लगाई जा रही हैं, आईटी कंपनियां उनका प्रचार करेंगे, सोशल मीडिया पे क्या होगा। ये जो कुछ हालात हैं, ये जब आप देखते हैं, क्योंकि इस पार्टी को बनाने में, गढ़ने में, और मैं ये दावे से कह सकता हूँ ग्वालियर चंबल संभाग में तो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में राज चड्ढा जी हैं। और जब ये हालात राज चड्ढा देखते हैं तो अंदर से क्या क्या महसूस होता है आपको? देखिए जी, जो महसूस होता है ना, वही उसी किताब कारण में लिखा है। पिछले वो किताब में लिखा है, और उसी कारण पिछले 10 वर्षों से मैं पार्टी से संन्यास्त हूं, विचारधारा से नहीं। मैंने पुस्तक में ये भी लिखा है कि मेरी इच्छा है मेरे मरने के बाद मेरे शव पर मेरी पार्टी का झंडा डाला जाए। मैं भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में ही मरना चाहता हूं, लेकिन दैनंदिन जो गतिविधियां हैं उनमें मैं भाग नहीं ले रहा हूं। पिछले जिस दिन से मुझे नोटिस मिला तब से लेकर आज तक पार्टी ने चाहे निलंबित रखा या फिर बिना शर्त निलंबन वापस लिया, मेरे लिए इस स्थितियों में कोई अंतर नहीं आया। मैं विमुख हो गया वर्तमान दशा को देखकर, और मैंने नई राह पकड़ ली, दाना पानी फॉर बर्ड्स की। मैं और मेरी पत्नी दो चले थे शुरू में, और आज लगभग 5,000 लोग इससे ग्वालियर में जुड़ चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश में और देश के अनेक भागों में दाना पानी अलग नामों से या इसी नाम से चालू हो गया है। पशु पक्षियों की सेवा हो रही है, वृक्षारोपण हो रहा है, वृक्षों को कटने से बचाया जा रहा है। तो मैं एक और बड़े काम में लग गया हूं, मुझे परम आनंद की प्राप्ति है इससे। मेरी औलाद को 50 गाड़ियां लेकर चलने का शौक नहीं है। मेरे बेटे ने तो मेरी दशा देखकर बहुत पहले ये कह दिया था, पापा जी मैं चपरासी होना पसंद करूंगा लेकिन पार्टी में नहीं जाऊंगा। तो मुझे तो कभी अपनी औलाद को स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए जो है प्रायोजित नहीं करने पड़े, ना कर सकता था, न करने की मेरी दम है, ना इच्छा है, ना मैं इसे ठीक समझ। चड्ढा जी, मैं अब आखिरी प्रश्न की ओर आ रहा हूं। अब भारतीय जनता पार्टी के आपके समकक्ष लोग जब आपसे मिलते होंगे तो क्या चर्चा होती है, वो भी मैं अपने दर्शकों को सुनवाना चाहता हूं कि वो पीढ़ी, मतलब पीढ़ी परिवर्तन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तीसरी पीढ़ी आ गई, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज भी आपके समकक्ष लोग जब आपको मिलते हैं तो क्या चर्चा होती होगी पार्टी के बारे में? क्योंकि आप लोगों ने अपने खून पसीने से इसे पूरा एक खड़ा किया है पार्टी को। उस पार्टी की आज की दशा पर आप लोग क्या चर्चा करते हैं? देखिए जी, ईमानदारी की बात यह है कि जिन समकक्ष लोगों के जो आज बहुत बड़े बन गए हैं उन पर प्रहार करने में मैंने कभी कोई कोर कसर नहीं रखी, रत्ती भर नहीं रखी, और वे हमेशा मेरे निशाने पर रहे। ना मैंने भय का अनुभव किया, ना मैं किसी तरह से भी प्रभावित हुआ। लेकिन ये सच्चाई की ताकत है, मैं आपसे ईमानदारी से कहूंगा कि वे मेरे मित्र जो आज बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए हैं, वे भी आज जब मिलते हैं तो बहुत झुककर नमस्कार करते हैं, बहुत आदर से नमस्कार करते हैं। वे चाहते हैं कि मैं उनसे उसी तरह खुलकर मिलूं जैसे कभी पहले मिलता था। मेरे से ये नहीं हो पाता, मैं ये नाटक नौटंकी नहीं कर सकता। नमस्कार का जवाब नमस्कार है, बाकी मुझे आपकी कार्यपद्धति पसंद नहीं है तो नहीं है, खुलेआम नहीं है, लिखकर भी कहता हूं, बोलकर भी कहता हूं, और व्यवहार से भी दिखाता हूं कि ये अपने बच्चों के लिए 30-35 कारों का काफिला हो, करोड़ों रुपए की जायदाद हो, और 500 लोग जो है वो दरवाजे पर बैठे हो, बिना कारण बैठे हो, आपकी चापलूसी कर रहे हो। मेरे को तो 1 मिनट पसंद नहीं था कि मेरे समय कोई कार्यकर्ता अनावश्यक 2 मिनट मेरे घर पर बैठे। मैं भाई तुम किसको, काम वाले को आने दो ताकि मैं उसका काम करूं। आज नेता इसी पे खुश है कि मेरे दरवाजे पर 500 लोग बैठे हैं,
तो भाई ये मेरी प्रकृति के विरुद्ध है। और स्वभाव होता है जी अपना अपना। हमें अकेला चला था, अकेला चल रहा हूँ, पीछे भीड़ आती है, कारवां बनता है। काम नेक है, काम सच्चा है, पशु पक्षियों की सेवा है, पर्यावरण की सेवा है, ये ईश्वर की सेवा है। और ईश्वर नित्य प्रति मेरे साथ है। जिस दिन से दाना पानी फायर बर्ड्स का काम शुरू किया है, उस दिन से आप सच मानिए, हम पति पत्नी की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे आप समझ लीजिए कि जैन मुनियों की होती है। हम आपस में मजाक करके कहते हैं कि हम तो यार चप्पल पहनकर बैठे हुए हैं, चाहे जब ऊपर से बुलाना आ जाए रत्ती भर का अफसोस नहीं होगा। और जानते हैं कि ऊपर जाने के लिए चप्पल नहीं पहननी पड़ती, लेकिन हम तैयार हैं, उसका भी रत्ती भर अफसोस नहीं है। हमने अपना जो जीवन जिया, अपनी खुशी से जिया, मर्जी से जिया, और उस पर हमें कहीं पश्चाताप नहीं है। कोई पद नहीं मिले, कोई दुख नहीं है यार। हमने अपना रास्ता जो सही समझा उस पर शुरू से लेकर आज तक चले हैं, और यही हमारे लिए आत्मतुष्टि का विषय है। एक मनुष्य को और क्या चाहिए यार? 2 रोटी, कपड़े इज्जत से मिल रहे हैं, बच्चे हमारे सुखी हैं, और मित्र अच्छे हैं, और जो मित्र नहीं रहे हैं वे भी सम्मान करते हैं। और क्या चाहिए जीवन में? आखिरी एक छोटा सा सवाल और मेरे दिमाग में है कि जी। आप आधी जिंदगी राजनीति में रहे, तमाम राजनेता आपके निकट रहे, चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों या सोशलिस्ट पार्टी के हों। इसके बाद भी जब आपने अपना ये सत्य, जो आधी सदी का सत्य है, वो पुस्तक विमोचन के लिए आपने राजनेताओं के लिए मंच नहीं खोला, इसका क्या कारण है? कोई राजनेता मंच पे नहीं होगा, इसका क्या कारण है? और ये भी जानना चाहता हूँ कि यदि राजनेता नहीं होंगे तो फिर मंच पे कौन होंगे? यार जब मैं राजनीति के मंच पर नहीं जाता तो मैं उन्हें बुलाने के लिए क्यों बाध्य हूँ? ठीक है ना, वो मुझे बुलाते हैं और मैं नहीं जाता। तो मैंने तो वो स्थिति नहीं रखी कि मैं बुलाऊं और वो ना आए। वे आए और संकट में पड़े कि कहाँ किस पागल के यहाँ आप चले गए हो, वो तो आपको चाहे जो बोलता है। तो मैंने नहीं रखा। मैंने केवल पत्रकार और साहित्यकार, जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे परम प्रिय हैं, और जिन्होंने मेरा हर समय सहयोग किया है, उन लोगों को मैंने मंच पर आमंत्रित किया है। उनकी कृपा है। आप आश्चर्य करेंगे कि अब रमणशंकर सिंह जी जैसा आदमी अपनी विदेश यात्राएं छोड़कर इस पुस्तक के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए उपस्थित हैं। माननीय राजेंद्र शर्मा जी, स्वदेश ज्योति के संपादक, जो मध्य प्रदेश ग्वालियर में स्वदेश के प्रथम संपादक थे और जो मेरे लेखन में गुरु हैं, वे अपने तमाम कार्यक्रम छोड़कर मुख्य वक्ता के रूप में इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। आप स्वयं पधार रहे हैं रविंद्र जी। मेरे को और क्या चाहिए? मेरे लिए आप ही मेरी दुनिया हो, और मुझे किसी राजनीतिक दुनिया से कोई मतलब नहीं। शुभचिंतक हूं मैं। मेरी पार्टी की सरकार बनी रहे और वो सही रास्ते पर चलकर राष्ट्र का कल्याण करती रहे, और मेरे शव पर मेरी पार्टी का झंडा हो, बस इतना काफी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे राज चड्ढा जी, जिनकी किताब का विमोचन 25 तारीख को होने जा रहा है। मैं अभी उन्हें बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और मैं ये वायदा करता हूं कि इस अद्भुत क्षण का मैं स्वयं गवाह बनूंगा। मैं खुद वहाँ कार्यक्रम में आ ही रहा हूँ, आने का प्रयास नहीं, बल्कि मैं खुद पहुँचूंगा भी, क्योंकि निश्चित तौर पे आज मैं गर्व से कहता हूँ कि जिन राज चड्ढा जी को पढ़ पढ़ कर हम पत्रकार हुए हैं, आज उनकी जो पुस्तक है सदियों सदियों की आधी सदी, निश्चित तौर पर यह किताब इस समाज के लिए आईना तो जरूर है। इस समाज को आईना तो दिखाएगी। क्या थी बीजेपी ग्वालियर के अंदर, क्या थे राजनेता, कैसे बातें करते थे, क्या व्यवहार था, ये तमाम सारी चीज़ें यदि आपको देखनी है तो कुछ मत करिए। अब राज चड्ढा जी की इस पुस्तक को एक बार आपने यदि हाथ में ले लिया तो मेरा ये वायदा है कि अंतिम 52वां अध्याय तक आप पढ़ने में पीछे नहीं हटेंगे, लगातार पढ़ते चले जाएंगे, और एक रोमांचक पैदा होता है उनकी किताब के अंदर। क्योंकि मैंने उसमें से कई संस्मरण पढ़े हुए हैं। उसमें एक संस्मरण में मेरे पूज्य पिताजी का भी उल्लेख उन्होंने किया है, जो ग्वालियर में भारतीय मजदूर संघ में महामंत्री हुआ करते थे। तो मैं निश्चित तौर पर अपने तमाम दर्शकों से निवेदन करूँगा कि यदि आपको आज से 50 साल पहले की बीजेपी को समझना है, जनसंघ को समझना है, तो राज चड्ढा जी की इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें, ज़रूर बुलाएं, और यदि संभव हो आप ग्वालियर में हैं तो उनके इस आयोजन में ज़रूर शामिल हों। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।